एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1 को सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये सारे ही क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों, जो इंस्ट्रक्शन है उसे आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट कोड। आपको जो सब्जेक्ट कोड दिया होगा उसे आपने, जो बॉक्स आपको दिया गया है वहां पर लिखना है, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन, मतलब कि पेपर पे आपको पेजेस बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 16 पेजेस का जो है क्वेश्चन पेपर है, तो आपने वो पेज, जो नंबरिंग है पेज की, वो भी चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा Questions attempted after leaving blank pages in the answer book would not be evaluated। मतलब कि ऐसा है कि आपने blank pages बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, 3-4 या 2-3, और उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो वो जो आंसर है वो इवेल्युएट नहीं होगा, यानी कि उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो पेज भी लिखा है ना, अगर आपने सिंगल पेज भी छोड़ दिया उसके बाद आंसर्स लिखा है तो उसके मार्क्स इवेल्युएट नहीं होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन है फिलिप्स वाले, क्वेश्चन नंबर 3 में 7 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, और ये सभी यानी कि पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 to 7 है, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक है, जो कि 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8, 11th एंड 12th में इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन पेपर जैसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर और करके जो है वो लिखा होगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस दी गई है। इसके बाद है बेटा पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री शुड बी सॉल्व बाय ड्राइंग एप्रोप्रिएट डायग्राम, और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको प्रॉपर डायग्राम बना के सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ग्राफ पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर के साथ ही अटैच्ड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, चूज अ राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सा है वो आपने बताना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि x प्लस वाई ब्रैकेट में है प्लस z। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x प्लस वाई प्लस z के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, बेसिकली उसके रेसिप्रोकल से जो है वो 1 आता है, ठीक है। जैसे कि -1 है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 1/-1, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये 1/1 है, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। -2/-3 है, सॉल्व कर दो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2/3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, है ना। आंसर 1 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 0 है वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इफ 2x - 3 इज x + 2, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2, x को दूसरी साइड ले जाते हैं, 2x - x इज इक्वल टू 2, -3 उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 2x में से x माइनस करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगला क्वेश्चन है, इफ 6x एंड 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें x जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर एक लेंथ 6x है तो दूसरी लेंथ 24 है, दोनों इक्वल है ना, इज इक्वल टू का साइन डाल दिया। x इज इक्वल टू 24, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स जो है प्लस में दिए गए हैं, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इन सबको प्लस कर लो, 1 2, मतलब बेसिकली काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
ठीक है, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस पेपर में आपको डाउट होता है, आप इन सब नंबर्स को प्लस करोगे। ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा, देखो 1 है, 1 में 9 प्लस किया कितना हो गया हमारे पास 10। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर देखो 13 है, 13 में हम जो है 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास 30। ठीक है, 40, 45 हो गया, 45 प्लस 5 50 हो गया हमारे पास। ठीक है, 50, 61, 62, 63, 64, टोटल 64 हो गया। अब आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी वंस प्लेस डिजिट ऑफ अंडर रूट 625। तो 625 किसका जो है अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आया 5 आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर 108 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 108 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 108, 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 और 1। तो देखो क्यूब बनाना है तो क्यूब में 3 जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो 3 डिजिट हो गए हमारे पास, तो इससे 3 एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट करने के लिए मुझे 2 1 कम पड़ रहा है ना, यानी कि ये जो है वो 3 हो गया और ये मेरे पास 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्यूब बनाना है तो मुझे एक 2 की और जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वो नंबर है जिससे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 108 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 216। नेक्स्ट है एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो जिसमें दो जो है वो टर्म्स कह लो आपकी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टर्म और 2 टर्म, तो ये जो है वो क्या है बाइनोमियल। अगला क्वेश्चन है इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। अगर एज जो है क्यूब का, ठीक है, अगर आप उसे डबल कर देते हैं तो उसके सरफेस एरिया के साथ क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है 6a स्क्वायर होता है। ए जो है वो क्या होता है साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे डबल कर देती हूँ, ठीक है, पहले a था उसका डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और ये a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास न्यू सरफेस एरिया, ये है हमारे पास प्रीवियस यानी कि पहले वाला सरफेस एरिया। ठीक है, तो 24a स्क्वायर बन गया, पहले था हमारे पास 6a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सरफेस एरिया है अब वो ओरिजिनल सरफेस एरिया के 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose diagonals are 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का। डायगोनल हमें दिया गया है और फॉर्मूला हमें पता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 जो कि मेरे पास 4 है, डायगोनल 2 जो कि मेरे पास 6 है। 2 कैंसिल कर दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाता है 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, 3 है यहाँ पे और ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो बेसिकली ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा कितना हो जाता है 12, तो 5 की पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर 1.6 दिया गया है, 10 जो है वो कितना दिया गया है मतलब 0 जो है वो 4 टाइम रिपीट होगा 1 2 3 4। अब बच्चों हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, अब देखो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, 16 4 0 है 4 0 लगा दिया मैंने 1 2 3 4। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, उसे हटा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 16,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 10xy एंड 12y। तो कॉमन फैक्टर निकालना है, 10xy को हम क्या लिख सकते हैं
तो यहाँ पे है 10xy, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 हो जाएगा, और x हो गया और यहाँ पे y हो गया, है ना। इसके बाद 12y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 2 12, और यहाँ पे y आ गया। तो देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है, दूसरा क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो 2y जो है इसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पूछा गया है अबेसिया, इसका क्या होगा। तो देखो अबेसिया जो है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो ऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो x और y में सबसे पहला क्या आ रहा है, x आता है, ठीक है, तो और a और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट, इसमें a सबसे पहले आता है, ऑर्डिनेट जो है वो बाद में आएगा, o बाद में आएगा, तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो अबेसिया है वो x एक्सिस वाला है, ठीक है, और हमें पता है पहला वाला जो नंबर है इसमें वो x होता है और दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो जो x है वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी जो अबेसिया है वो 2 है, और इन केस अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट पूछा जाता तो वो कितना हो जाता, वो हो जाता हमारे पास 7, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, इसके बाद अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ के सारे साइंस बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2ab हो गया, a स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसल, b स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसल। अब हमारे पास क्या बच गया, 2ab यहाँ पे और 2ab यहाँ पे, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4ab, जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाते हैं। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, तो जो डायगोनल क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये स्क्वायर है आपके पास, है ना, तो ये जो लाइन जा रही है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल जो है स्क्वायर का वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, कहां पर, कितने डिग्री एंगल पर करता है, 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, या आप उसको कह सकते हो राइट एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, जो सर्कल लोग जो वैल्यू या डेटा शो करते हो, है ना, तो सर्कल चार्ट कह सकते हो आप इसे। तो इसका सेंट्रल एंगल, तो सर्कल जो है उसका कितने डिग्री का होता है, वो टोटल 360 डिग्री का, तो पाई चार्ट जो है वो भी टोटल 360 डिग्री का होगा, यानी कि उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन डैश नंबर। तो मतलब कि अगर आपको डाउट होता है ना कि ऑड होगा कि इवन होगा, तो नंबर ले लो, ठीक है। तो हमने 3 नंबर ले लिया, 3 जो है एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 होता है 9, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। 7 ले लो, 7 7 से कितना हो जाता है, 49, तो ये भी ऑड है ना। तो ऑड नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कैसा नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, अगर परफेक्ट क्यूब एंड जो है वो डिजिट 2 के साथ एंड होता है, ठीक है, तो वंस डिजिट पे जो है वो क्यूब रूट का कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वंस डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर हैविंग 2 एट वंस प्लेस, ठीक है, तो मतलब कि कोई नंबर है हमारे पास, उसके 2 जो है उसके वंस प्लेस पर है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप 2 का जो है वो क्यूब बना लो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो 8 आएगा वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब इन जीएसटी। जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब्स होते हैं, 5 स्लैब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट हो गया 28%, ठीक है। ए एम को ए एन से मल्टीप्लाई किया, यानी बेस सेम है, पावर अलग है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये दोनों हो जाते हैं प्लस, यानी कि m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखो कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, स्लीपिंग लाइन, तो ये कौन से उसको शो करता है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। जबकि जो वर्टिकल लाइन है यानी कि जो स्टैंडिंग लाइन है वो कौन से एक्सिस को शो करता है, वाई एक्सिस को। इन्होंने हमसे हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा है तो हम लिख देंगे इसका आंसर एक्स एक्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
2x plus 3 is equal to 5y minus 2 is a linear equation। तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है ये हमने बताना है। तो अगर ये ax प्लस में by, अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये वन वेरिएबल में है ना, तो क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x, ठीक है, 5y यहाँ पे हमारे पास प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 है, ठीक है, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे 0 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इस फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारे पास? ट्रू। इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके डायगोनल जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते बिल्कुल। एक कॉइन उछालोगे ये तो या तो हेड आएगा, है ना, या टेल आएगा, ठीक है। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी? फॉल्स हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल विल गिव यू अ ट्राइनोमियल। कहते हैं मोनोमियल यानी कि एक टर्म है जिसमें, उसको जब आप बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ट्राइनोमियल आ जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं मोनोमियल है मेरे पास a, ठीक है, बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म है, मल्टीप्लाई करना है उसे, तो ये है मेरे पास b प्लस सी, ये दो टर्म वाले हो गए यानी कि ये बाइनोमियल है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a को b से मल्टीप्लाई किया a b हो गया, a को c से मल्टीप्लाई किया तो a c हो गया, ये तो दो टर्म ही आ गए, है ना। तो ये बाइनोमियल होगा, ठीक है, जबकि ये कह रहे हैं कि ट्राइनोमियल होगा, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ अ रोम्बस जो है वो उसके डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, उसके हाफ डायगोनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई d2, यानी कि डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो दो क्वांटिटी है, उन्हें कहा जाता है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। कब कहा जाता है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जब व्हेन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, तो जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो जिसकी वजह से दूसरा क्वांटिटी जो है उसमें भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, दो पेन 20 रुपए का आएगा, तीन पेन 30 रुपए का आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पेन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो पेन के प्राइस जो है, जो टोटल प्राइस है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की भी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो कहते हैं फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में या कंफ्यूज हो गए, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, आप a माइनस बी दो बार ही लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? वैसे तो आपको याद होना चाहिए बट फिर भी भूल गए तो आपने क्या करना है, ये जो a है इससे पहले दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? ये a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a को आपने माइनस बी से किया तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया। अब माइनस बी को a से करो तो आप माइनस ए बी ही लिखना, क्योंकि उसी फॉर्म में हमने लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद माइनस बी को माइनस बी से करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर, ये दोनों तो एक जैसे टर्म है, इन दोनों को बाद में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का रहेगा। अब 2ab हो गया तो 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। b का स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हमारे पास माइनस 2ab है, इन्होंने प्लस 2ab दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी? फॉल्स। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है पार्ट बी। ये पार्ट जो है इसमें सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। आपको कहा गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई यहीं पे कर देते, 4 1 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 5 और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दोगे, है ना, 6/5 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 729 दिया गया है, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 and 1, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या हमें स्क्वायर रूट पूछा है, ठीक है, यानी कि दो दो का पेयर बनेगा यहाँ पे, 1 2 and 3, 3 3 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। आप कैसे लिखोगे, पहले तो आपने ये जो है ये टेबल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे रूट 7 to 9 अंडर रूट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लिखोगे रूट 3 कितने बार आया था, 6 बार आया था, ठीक है। अब हमने पेयर जो है वो निकाला था, तो जो 6 है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 की पावर 3 जो कि 27 के इक्वल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये उस स्मॉलेस्ट नंबर को आपने फाइंड आउट करना है जिसको कि जब आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 81 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। 81 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 27, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो गया ना, 3, ठीक है, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। क्यूब बनाने के लिए 2 3 की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, यानी कि 81 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 80 वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 81 से जो डिवाइड किया जाए तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो 3 एक्स्ट्रा हो रहा है वो आप 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो वहां पे भी वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 9 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें नंबर जो है वो क्या दिया गया है, 5p डिवाइडेड बाय 5 पावर है -3 इज इक्वल टू 5 और 5, ठीक है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि देखो हमारे बेस सेम है, पावर जो है वो मतलब कि माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रही है, तो माइनस ये जो माइनस हमने करना है, और ये नंबर हमारे पास -3 है, ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों 5 5 है, तो आप इसको या तो कैंसिल कर दो या सिर्फ हम पावर उठा लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, p + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। p इज इक्वल टू 5 + 3 दूसरी साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि p जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी शुरू है हमारे पास, जिसमें कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीत जो है, प्रीत इज 6 years ओल्डर देन अब्दुल। प्रीत जो है अब्दुल से 6 साल बड़ी है। 6 साल पहले प्रीत जो है वो अब्दुल की एज का 4 टाइम्स थी, तो इन दोनों की जो है प्रेजेंट एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो अब्दुल है उसकी प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल वो कितनी है, x years, ठीक है। और वहीं पर जो प्रीत है अब्दुल से 6 साल बड़ी है, ठीक है, तो x + 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रीत की एज कितनी हो गई, x + 6 years, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि प्रीत एज वाज 4 टाइम्स अब्दुल्स एज, 6 साल पहले, ठीक है। तो 6 साल पहले अगर प्रीत जो है अगर अभी x + 6 years की है तो उसमें से 6 माइनस कर देंगे, वहीं पर जो है वो क्या 4 टाइम्स हो गया किसके, अब्दुल की एज के। तो अब्दुल अगर अभी x का है तो 6 साल पहले वो x - 6 का रहा होगा, 4 लगा दिया क्योंकि 4 टाइम है प्रीत की एज के, ये दोनों नंबर बेसिकली इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 6 - 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, x 4x को इधर ले जाओ तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 24, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -24, ठीक है। x इज इक्वल टू 24/3, 3 8 जा 24, तो x हमने किसकी एज ली थी, अब्दुल की, यानी अब्दुल कितने ईयर्स का है, 8 ईयर्स का, ठीक है।
प्रीत कितने ईयर्स की है? 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि प्रीत जो है वो कितने ईयर्स की है? 14 ईयर्स की है। ठीक है, इसके बाद बेटा या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि है n/2। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लेते n/2 - 3 n/4 प्लस में 5 n/6 = 21। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 6 का जब आपने एलसीएम लिया तो वो हो जाएगा 2, यहाँ पे ऐसे कर लो 2 4 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। फिर 2 और 3 प्राइम नंबर है तो वो तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होगा नहीं, है ना। तो 2 2 4, 4 3 12। तो जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो गया? 12। ठीक है, अब ये 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया? 6। तो ऊपर जो इसके न्यूमरेटर है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6n हो गया। माइनस 4 3 12 होता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करोगे तो 3 3 9, 9n हो गया। फिर प्लस का साइन, 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 बनेगा? 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 10, 10n हो गया = 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10n में से 9n माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1n बचेगा। ठीक है, और 1n + 6n कितना हो जाएगा? 7n। 7n/12 = 21। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 7n = 21। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 12। ठीक है, तो n को यहीं पे छोड़ देते हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 3 21, अब 12 3 कर दो, 12 2 12, 12 24, 12 3 36। तो इसका आंसर कितना आ गया? 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जो ये बेस्ट आपको दिया गया है, ये एक पैरेललोग्राम है। इनके सभी एंगल्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। एंगल बी आपको 105 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब बेटा हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है, ये जैसे कि एंगल बी और एंगल ई, इनका सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस में एंगल ई = 180 डिग्री। ठीक है, रीजन भी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी हमें 105 डिग्री का दिया गया है, प्लस में एंगल ई = 180 डिग्री। एंगल ई यहीं पर रहने देते हैं, 180 105 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री, यानी कि ये 75 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल एस के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और एंगल ई एंगल टी के इक्वल है। अब रीजन क्या है इसका? हम अपने मर्जी से तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अब हमें पता चल गया, एंगल बी अगर 105 डिग्री का है तो वो ही एंगल एस है। ठीक है, एंगल ई अगर 75 डिग्री का है तो वो इक्वल है एंगल टी के। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि है इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले है हमारे पास 2x² y² -3xy प्लस में 4। ठीक है, अब हमारे पास x² y² वाला ना, तो पहले ये टर्म लिखेंगे हम, तो -3x² y²। ठीक है, उसके बाद xy वाला है, साइन के साथ उठाना है आपने, प्लस में 7xy हो गया, फिर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्लस का साइन आएगा कि माइनस का आएगा, तो कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? 2x² y²। करना क्या है? प्लस करना है। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है हमारे पास? -3x² y²। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, यानी कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3x² y² में से 2x² y² गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास? x² y², बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो ये क्या है? -3xy, करना क्या है? प्लस,
प्लस का ही 7xy है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा -3xy प्लस में 7xy, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, तो 7 में से 3 माइनस करोगे 4 हो जाएगा 4xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही है दोनों, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ अ पेपर इज 36 ग्राम्स, 12 शीट्स का वेट 36 ग्राम है, तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विल वे, तो कितने शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि टोटल वे जो है यानी टोटल वेट इसका 300 ग्राम्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास है नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है, और दूसरी जगह है वेट ऑफ शीट, वेट ऑफ शीट्स, वेट ऑफ शीट्स किसमें है ग्राम में, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स जब 12 है तो यहाँ पे वेट जो है वो उसका कितना है 36 ग्राम, हमें चाहिए 300 ग्राम, नंबर ऑफ शीट्स हमें पता नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है क्या ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा इसका, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12/36 इज इक्वल टू x/300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर देती हूँ, 12 × 1 = 12, 12 × 24, 12 × 3 = 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 300 को 1 से किया तो 300 हो गया, इज इक्वल टू 3x हो गया, ठीक है। इसके बाद x यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ पे दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x आ गया तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 शीट्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। 100 शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो 300 ग्राम जो है वो बन सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है इफ 15 मेंस कैन बिल्ड अ वॉल इन 24 आवर्स, अगर 15 आदमी एक दीवार को 24 घंटे में बनाते हैं तो कितने आदमियों की जरूरत होगी सेम काम को करने में अगर वो 30 आवर्स में उस काम को करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मेन, ठीक है, और इसके बाद दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, सबसे पहले 15, कितने घंटे में काम हो रहा है 24 आवर में, ठीक है। अब कितने आवर्स में हमने काम खत्म करना है 30 आवर्स में, नंबर ऑफ मेन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्यों होगा, क्योंकि अगर हम काम को जो है वो ज्यादा टाइम तक करना चाह रहे हैं तो हमें कम आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे जैसे मेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आर्स नहीं बढ़ेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दूसरी साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे x के साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो 15 2 = 30, ठीक है। कटिंग करो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। ये x के इक्वल है, यानी कि हमें 12 मेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 12 मेंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज करना है इसे, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या हो जाएगा 33x²। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर 14x बन जाए, ठीक है। तो 11 और 3 प्लस करेंगे तो 14 बन जाएगा, है ना। पर हमें 14x चाहिए, दोनों के साथ x कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 33x² प्लस करोगे तो 14x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे x² + 14x प्लस में 33, x² प्लस में 11x, इसको मैंने इन दोनों से रिप्लेस कर दिया है, प्लस में 3x प्लस में 33, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा x, ब्रैकेट में बच गया x + 11, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया 3, अंदर बच गया x + 11, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, x + 11 और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर नंबर रह गए उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसके बाद है बेटा मैचिंग। अब मैचिंग जो है ना, इसमें कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसके साथ कौन सा मैच होगा, तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है, अब यहाँ पर देखो ये हमें क्या दिया गया है, x की पावर 2 है -3 की पावर 2 है, ठीक है।
तो या तो आप इन्हें सॉल्व करो कि देखो इसमें से कौन सा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इजी आपको लगता है आप उसे करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, दोनों टर्म्स है, दोनों दो बार रिपीट हो रहा है, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर के साथ मैच हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन्हें करके देखो तो ये 3x है और x स्क्वायर है, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3x क्यूब, ये 3x है प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9x हो गया, यानी कि ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये x को x से किया तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने x को प्लस 3 से किया तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है। फिर माइनस 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 9। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो 3x को x से किया तो 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से किया तो माइनस का 3x, ठीक है, यानी ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। हर घंटे में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसका कि आपको जो है ग्राफ में शो किया गया है। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM? 2 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो देखो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 3 PM पे कितना है, तो 3 PM पे देखो कितना है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों जगह पर है, ठीक है, यानी कि 12 और 1, तो एट 12 नून एंड 1 PM, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच 2 टाइम्स द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम, तो इन्हीं दोनों टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, तो अगेन आंसर सेम हो जाएगा एट 12 नून एंड 1 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा पार्ट डी से है, जिसमें कि सभी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाटर टैक्स बिल रुपीज में जो है वो शो किया गया है, जो कि 30 हाउसेस का है। आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है, ठीक है, और इसको जो है वो आपने शो करना है, क्लास इंटरवल जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप क्या लिखोगे यहाँ पे टैक्स बिल्स, टैक्स बिल्स किस में है ये रुपीज में है, इन रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीमार्क आ जाएगा, टेलीमार्क, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार नंबर जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। 10 to 20 से स्टार्ट करना है, 10 to 20, और सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है 112 है ना, तो मतलब कि ये 120 तक जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, फिर 90 to 100, फिर हो जाएगा 100 to 110, फिर 110 से 120, ठीक है बेटा। इसके बाद अब देखो सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 30, तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि 30 हम जो है वो 20 to 30 में ले कि 30 to 40 में ले, तो ये हम 30 to 40 में लेंगे, यहाँ पे 20 से 29 तक के डिजिट्स के लिए लिए जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर 32 है, यहीं पर एक और मार्क करोगे, फिर 54 है, साथ साथ में यहाँ पे काटते जाना कि नंबर कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, 54 है इस तरीके से, फिर 45 है, 45 यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके पास जो ये टेलीमार्क बनेगा, तो 10 to 20 के बीच में 3 है, ठीक है। उसके बाद 20 to 30 के बीच में जो है वो 1 बार नंबर आया है, 30 to 40 के बीच में 4 बारी नंबर आया है, ठीक है, 40 to 50 के बीच में जो है वो 4 बारी नंबर आया है। इसके बाद 50 to 60 में 1 आया है, 60 to 70 में 2 बार नंबर रिपीट हुआ है, 70 to 80 में 5 टाइम आया है, तो 4 और 5th नंबर से यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 3 हो गया, 90 to 100 में 2 है, ठीक है, फिर 100 to 110 में 100 to 110 में जो है वो 2 है,
फिर यहाँ पे लास्ट वाले में ये 3 है, ठीक है। इन सबको एक बार टोटल कर लेना, टोटल 30 है और 30 ही यहाँ पर है, तो मतलब कि हमने सारी डेटा को यूज किया है और कोई भी मिस्टेक हमने नहीं की है, ठीक है। इसके बाद ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। तो जो हॉस्टल में अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं उसका चार्ट आपको दिया गया है, पाई चार्ट में इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पाई चार्ट में आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले लैंग्वेज जो है, मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं लैंग्वेज हिंदी के लिए H लिख रही हूँ, ठीक है, पंजाबी के लिए P लिख देती हूँ, इंग्लिश के लिए E, ठीक है। उसके बाद मराठी के लिए M, तमिल के लिए T, बंगाली के लिए B। आपने पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इस करके मैं सिर्फ H लिख रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हिंदी में बेटा 10 है, ठीक है। फिर पंजाबी में 30 है, इंग्लिश में 12 है, मराठी में 9 है, तमिल में 7 है, बंगाली में 4 है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे 72 है टोटल, उसमें से 10 जो है वो क्या है, जो मतलब कि स्टूडेंट जो है वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, या प्रेफर करते हैं, तो 10/72 हो गया। मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए 360 डिग्री से, तो यहाँ पे 360 से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 10 360 और 36 2 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और ये 5 हो गया, ठीक है। तो 10 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये 50 डिग्री हो गया। इसके बाद इसी तरीके से आपने, या तो आप इसको इसी तरीके से कर लो कि 360 और 72 को आपने सॉल्व किया तो आपको पता चल गया कि 5 है ना। तो यहाँ पे जो है आपने इसी तरीके से यहाँ पे भी करोगे, 30 72 इंटू 360, ये आपने हर बारी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 आ गया, 72 5 360, फिर 30 5 कितना हो जाता है 150, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 12, यहाँ पे है 72 360, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आ गया, 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दोगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 5 जो है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फिर इसी तरीके से यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, और यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब पाई चार्ट जो है वो आप इस तरीके से इसका बनाओगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आपने जो है वो अपना जो D है, ठीक है, तो वो इसका पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है, यहाँ से एक लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे, वहां से एंगल मेजर करते हुए जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। टाउन का पॉपुलेशन जो है वो 15,000 है, ठीक है। और इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, अगर ये हर साल 4% बढ़ रहा है तो 2 साल के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंपाउंडेड फॉर्म में बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन, हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि होता है A = P 1 + R अपॉन में 100, और यहाँ पे आ जाता है टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो P है वो कितना है 15,000, जो कि इनिशियल पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो R है वो हमारे पास 4% है, और टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, 2 ईयर्स है। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास = यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो P जो है हमारे पास 15,000 है, उसके बाद हमारे पास आ गया 1 प्लस में R है 4, ये 100 हो गया, और जो हमारे पास T है वो 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 25, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 15,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अब इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लोगे 25 और 1 का तो 25 हो जाएगा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 25 बना 25, तो न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 प्लस में 1, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 25 था तो सीधा इसका न्यूमरेटर उतार दिया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है।
15,000, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, 26 अपॉन 25 2 टाइम है, तो 2 टाइम आप इसको लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद इसकी कटिंग करोगे, तो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3000 आ गया यहाँ पे, फिर 5 से कटिंग करोगे, 5 6 जा 30, ठीक है, 600 आ गया, फिर 5 से कटिंग करो, 5 5 जा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10 और 0 आ गया, फिर 5 से कटिंग करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। अब 24 इंटू 26 इंटू 26 कर दोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 16224, ठीक है। साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 16,224, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आपको दिया गया है एन आर्टिकल मार्क्ड एट रुपीज, तो आर्टिकल है उसका प्राइस जो है वो 1920 दिया गया है आपको, ठीक है, ये मार्केट प्राइस है। इसके बाद जो सेलिंग प्राइस है इस रेट पर बेचा गया है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 1920 में से आप लोग 1840 माइनस कर दोगे, जो कि कितना हो जाता है 80 रुपीज, तो डिस्काउंट 80 रुपीज का आया, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डिस्काउंट आया है वो लिखेंगे, फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूला लिखना ही है, ठीक है, डिस्काउंट, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना रुपीज का आया, 80 रुपीज का, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना था 1920, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है आप इसकी कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कटिंग कर देते हैं, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। उसके बाद अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे अगेन 8 से कटिंग कर देते हैं, 8 10 जा 80, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 से कटिंग कर देते हैं, 2 5 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे आ गया 6, 25 अपॉन 6% हो गया, या फिर आप इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 4 1 अपॉन 6%, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि मिस्टर संदीप हैज अ स्क्वायर प्लॉट, मिस्टर संदीप के पास एक स्क्वायर प्लॉट है इन द फिगर एंड ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, और वो जो हाउस है वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं, मिडल ऑफ द प्लॉट बनाना चाहते हैं, एक गार्डन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, घर के आसपास। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस, तो गार्डन को डेवलप करने में कितना पैसा खर्च होगा, अगर पर मीटर स्क्वायर जो है वो 60 रुपीज का चार्ज है, तो आपने वो फाइंड आउट करना है कि गार्डन डेवलप करने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ जो है प्लॉट की कितनी है, लेंथ ऑफ प्लॉट, तो देखो 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर। इसके बाद जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो प्लॉट की कितनी है, तो वो है हमारे पास 25, ठीक है, तो ये है हमारे पास 25 मीटर, स्क्वायर प्लॉट है ना, 25 मीटर है, ठीक है। तो एरिया प्लॉट का कितना हो गया, एरिया ऑफ प्लॉट 25 इंटू 25, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है ना, तो 25 इंटू 25 जो कि कितना हो जाता है 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लेंथ ऑफ हाउस, तो लेंथ ऑफ हाउस वो कितना दिया गया है हमें 15, ठीक है, 15, और जो ब्रेड्थ ऑफ अ हाउस है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 20, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ हाउस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, तो 15 इंटू 20 हो जाएगा, 15 टू 30 और एक 0 रह गया था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 300 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एरिया गार्डन का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ गार्डन वो कितना हो जाएगा, तो जितना प्लॉट है उसमें से हाउस निकाल दोगे तो गार्डन का एरिया बचेगा, ठीक है। तो 625 में से 300 मीटर स्क्वायर जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन जो है वो कितना हो गया 325 मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर 60 रुपीज का चार्ज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे डेवलपिंग
द गार्डन ऑफ 325 मीटर स्क्वायर। तो क्या है 60 रुपीज मल्टीप्लाई 325 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो है वो लगा दो, 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 19। ठीक है, तो कितना आ गया 19,500, इतने का खर्चा आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है कि अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है, तो एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है, हाइट उसकी 3 मीटर है, जिसको कि एक शीट से बनाना है मेटल की। तो कॉस्ट जो है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टैंक, टैंक का कॉस्ट कितना होगा अगर जो मेटल का शीट है वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो रेडियस हमें दिया गया है, हाइट हमें दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस में एच। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, टोटल सरफेस एरिया हमने किसका लिया है, सिलेंडर का लिया है। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमें 7 दिया है। ठीक है, 7 प्लस में हाइट हमें 3 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 440 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो है मेटल शीट जो है इतने का है, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, मेटल शीट इतने का है तो कितना खर्चा आएगा, तो 20 को 440 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो आ गए। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 8800 का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ टैंक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टैंक। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा हमने पंजाब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था वो भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, जरूर देखिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।